नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। मतलब जिंदा होने का असली मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बी अलाइव? सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब काफी गहरा है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सजीव और निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क कैसे करते हैं? आखिर हम क्या देखकर ये तय करते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं? ज्यादातर लोगों से पूछें तो जवाब होगा मूवमेंट से, यानी गति से। एक कुत्ता दौड़ रहा है तो वो जिंदा है, एक पौधा बढ़ रहा है तो वो जिंदा है। पर जरा सोचिए, जब वो सो रहे होते हैं या एकदम स्थिर होते हैं, तब भी तो हम उन्हें जिंदा ही मानते हैं ना, है ना? इसका मतलब सिर्फ आंखों से दिखने वाली हलचल ही जिंदगी का सबूत नहीं हो सकती। और यहीं पर साइंस एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। जिंदगी का असली राज उन गतियों में छिपा है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई ही नहीं देती। ये वो हलचल है जो मॉलिक्यूलर लेवल पर यानी आणविक स्तर पर हर पल चलती रहती है। वैसे यही वजह है कि वायरस को लेकर हमेशा ये बहस चलती रहती है कि वो जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि किसी सेल के बाहर उनमें कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता। तो आज हम किन चीजों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले कि किसी चीज को जिंदा क्या बनाता है, फिर जीवन को बनाए रखने वाले जरूरी काम कौन से हैं। हम समझेंगे न्यूट्रिशन यानी जीवन का ईंधन, रेस्पिरेशन यानी हवा से मिलने वाली एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन यानी शरीर की अपनी डिलीवरी सर्विस, और आखिर में इन सब को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखेंगे। तो ठीक है, चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। किसी चीज को जिंदा क्या बनाता है? असल में ये अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर के खिलाफ एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे आसपास के माहौल की वजह से जीवित चीजों का जो एक व्यवस्थित ढांचा होता है वो समय के साथ टूटता और बिखरता रहता है। मतलब कुदरत की कोशिश होती है हर संगठित चीज को बिखेरने की, और जिंदा रहना इसी बिखराव के खिलाफ एक जंग लड़ने जैसा है। और इसी जंग को लड़ने के लिए जो जरूरी काम होते हैं ना, उन्हीं को जैव प्रकरण या लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ये वो मेंटेनेंस और रिपेयर के काम हैं जो किसी भी जीव को बिखरने से बचाने और जिंदा रहने के लिए लगातार करने पड़ते हैं। ये एक नॉन स्टॉप जॉब है। तो अब देखते हैं कि जिंदगी के लिए ये जरूरी मेंटेनेंस वाले काम आखिर हैं कौन-कौन से। ये वो प्रोसेसेस हैं जो हमें और आपको, हर किसी को जिंदा रखते हैं। मोटे तौर पे ये 4 हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन यानी शरीर के लिए ईंधन लेना। फिर आता है रेस्पिरेशन यानी उस ईंधन से एनर्जी बनाना। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जरूरी चीजों को शरीर के कोने-कोने तक पहुंचाना। और चौथा है एक्सक्रीशन यानी शरीर से खतरनाक कचरे को बाहर निकालना। ये चारों एक टीम की तरह काम करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये जिंदा चीजें एनर्जी और कच्चा माल जुटाती कहाँ से हैं? न्यूट्रिशन के आप कह सकते हैं 2 मुख्य तरीके हैं। एक तरफ है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, और दूसरी तरफ है विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ्स जो अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जानवर और हम इंसान। ऑटोट्रॉफ्स का सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है। दूसरा, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। और तीसरा, इसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स यानी पौधे के खाने में बदल दिया जाता है। अब बात करते हैं हम इंसानों की। हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन सिस्टम इस आहार नली यानी एलिमेंट्री कैनाल के आसपास बना है। ये एक लंबी घुमावदार ट्यूब है जो हमारे मुंह से शुरू होती है। इसका बस एक ही काम है, खाने को तोड़ना और उसमें से सारे जरूरी पोषक तत्वों को सोख लेना। ठीक है, तो न्यूट्रिशन से हमें फ्यूल तो मिल गया, पर अब उस फ्यूल से एनर्जी कैसे निकाली जाए? यहीं पर काम आता है दूसरा प्रोसेस, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी 2 तरह का होता है। एक है एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। दूसरा है एनारोबिक
जिसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ये काफी कम एनर्जी बनाता है। पता है, जब हम अचानक से बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारी मसल्स में जो दर्द होता है वो इसी प्रोसेस से बने लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि हवा को फेफड़ों में एकदम अंदर तक ले जाया जा सके, जहां गैस एक्सचेंज होता है। हवा नाक से होते हुए फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे गुब्बारों जैसी चीज़ों तक पहुंचती है, जिन्हें कहते हैं एल्वियोली। और अब एक हैरान करने वाली बात, अगर हमारे फेफड़ों की इन सारी एल्वियोली की सतह को फैला दिया जाए तो पता है ये कितनी जगह घेरेगी? लगभग 80 वर्ग मीटर। सोच सकते हैं, एक टेनिस कोर्ट के बराबर। इतनी बड़ी सतह की वजह से ही गैस का लेन देन इतनी तेजी से हो पाता है। तो अब हम आते हैं अपनी तीसरे प्रोसेस पर, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। इसे आप शरीर की अपनी सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस समझिए। पर सवाल ये है कि हम जैसे बड़े जीवों में हर एक सेल तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक खास सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? जवाब है स्पीड। बड़े जीवों में डिफ्यूजन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा धीमी होती है। एक अंदाजा है कि अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन सिर्फ डिफ्यूजन से जाती तो उसे फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल लग जाते। 3 साल। शुक्र है हमारे पास इससे कहीं बेहतर सिस्टम है। और उस बेहतरीन सिस्टम का इंजन है हमारा दिल, द हार्ट। ये एक जबरदस्त मस्कुलर पंप है जो बिना रुके जिंदगी भर काम करता है। इसके 4 चेम्बर्स ये पक्का करते हैं कि खून पूरे शरीर में सही दिशा में बहे, हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस भी ले आए। हम जैसे मैमल्स में एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम होता है जिसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब है कि खून हर एक चक्कर में दिल से 2 बार गुजरता है। ये सिस्टम ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को बिल्कुल अलग रखता है, जिससे शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और इसी वजह से हम इतनी ज्यादा एनर्जी बना पाते हैं। तो अब इन सभी अलग अलग प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक जीवित चीज असल में है क्या। ये एक जीती जागती मशीन से कम नहीं है। तो असल बात यह है कि जीवन कोई एक गुण नहीं है। ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसी लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं का एक बहुत ही पेचीदा और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। कह सकते हैं कि ये एक ऐसी केमिकल मशीन है जो अपनी मरम्मत खुद करती है और लगातार बिखराव के खिलाफ लड़ती रहती है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक जीवित प्राणी एक जटिल, खुद को बनाए रखने वाली मशीन है, तो इसका मतलब हम क्या हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।